नमस्कार। आप इस वक्त ब्राह्मी विद्यापीठ में हैं। ब्राह्मी विद्यापीठ आपका बेहद स्वागत करता है। चलिए माँ सरस्वती से आशीर्वाद लेकर के आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में मैंने क्लास 6 की साइंस एनसीईआरटी को चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक कवर किया था। इस क्लास में मैं चैप्टर 6 से लेकर के चैप्टर 10 तक कवर करूँगी। आई होप आपको पिछला वीडियो समझ में आया होगा और आपने उससे नोट्स प्रिपेयर कर ली होंगी और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को याद कर लिया होगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आज कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, मुझे एक चीज़ और भी बताइएगा, आप जिस विद्यालय में हैं, जिस विद्यापीठ में हैं, वहाँ पे सरस्वती माँ की कौन सी प्रेयर होती है या आपको सरस्वती माँ का कौन सा गाना या प्रार्थना याद है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम चेंजेस अराउंड अस, चैप्टर 6 का जैसा नाम है कि चेंजेस अराउंड अस की बात करेंगे। देखिए, आपके आसपास जो है वो दो तरीके के चेंजेस होते हैं। या तो ऐसे चेंजेस होते हैं जिन्हें वापस से आप उसी रूप में ला सकते हैं जिस रूप में वो पहले से था, एज इट इज़, जैसे था वैसे ही आप ला सकते हैं। जैसे कि ये सपोज करिए, जो पेपर आपके सामने रखा हुआ है, इस पेपर से आप पेपर की नाव बना दें या पेपर से पेपर वाली एरोप्लेन बना दें या जो भी क्राफ्ट आप बनाते बना दें, वापस से फिर उस पेपर को जब खोलेंगे तो पेपर उसी रूप में वापस आ जाएगा। लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं कि जिन्हें आप वापस से वैसा नहीं कर सकते हैं। जैसे सेम इसी पेपर को यदि आप जला दें और जल के ये पेपर राख हो जाए तो उस राख से वापस आप ऐसा पेपर नहीं बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए गए हैं। जैसे कि यदि एक बलून है, उस बलून को आप फुला के फोड़ दें तो फूटे हुए बलून से वापस आप वैसा ही बलून नहीं बना सकते हैं। आप कैंडल का उसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि यदि कैंडल को जला दिया जाए तो उसकी मोमबत्ती से तो आप वापस से मोम बना सकते हैं, लेकिन तो उसका जो धागा है वो जलने के बाद वापस से उसको धागा नहीं बना सकते। तो बेसिकली इसमें जो जो एग्जाम्पल दिया गया उसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बलून का एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको बताया कि एक बार बलून फूटने के बाद आप उसे वापस से बलून उससे नहीं बना सकते हैं। पेपर का एग्जाम्पल है तो पेपर का एरोप्लेन बनाने के बाद वापस से आप उसी पेपर का एरोप्लेन बना देंगे। एक बार डो, जो आटा होता है, उसको लगाने के बाद आप फिर से उससे वापस से आटा नहीं बना सकते हैं। आयरन टूल, जैसे कोई भी लोहे का एक औजार है, सामान है, उस औजार को आप मान लीजिए उस लोहे से एक बार आपने खुरपी बनाया तो आप वापस से उस लोहे को पिघला करके कोई और भी औजार बना सकते हैं। कैंडल का एग्जाम्पल जैसा कि मैंने दिया। फिर इंसेंस स्टिक, इसका मतलब जो अगरबत्ती होती है, अगर वो एक बार जल जाए तो वापस से आप उससे अगरबत्ती नहीं बना सकते। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और ये बहुत ही छोटा सा और ईजी सा चैप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 7 चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। आगे आपके सामने इंफॉर्मेशन से भरा हुआ चैप्टर 7 है। चैप्टर 7 का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट, पेड़ पौधों के बारे में आइए जानते हैं। देखिए, जो प्लांट हमारे सामने होता है हम किसी को भी प्लांट कह देते हैं। एक्चुअली में हर प्लांट दिखने वाला हरा भरा पौधा प्लांट ही नहीं होता। देखिए, अगर आपके सामने एक ऐसा प्लांट है जो कि ग्रीन है और उसकी जो स्टेम है वो टेंडर है, मतलब ऐठी हुई सी है, एकदम स्ट्रेट मोटी तगड़ी नहीं है, तो आप उसे हर्ब कहेंगे। हर्ब की डेफिनेशन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, प्लांट विद ग्रीन टेंडर स्टेम। ठीक है, प्लांट है और उसकी जो स्टेम है वो कैसी है, टेंडर स्टेम है, तो उसको आप हर्ब कहेंगे। वहीं आपको अगर एक ऐसा पौधा दिखता है जिसकी जो ब्रांचेज हैं, ठीक है, जो उसकी ब्रांचेज हैं वो उसके स्टेम के पास से निकली हुई हैं, तो उसे सर्व कहेंगे। सर्व की डेफिनेशन दिया हुआ है कि इट डेवलप ब्रांचेज नियर द बेस ऑफ स्टेम, स्टेम के पास से ब्रांचेस निकली हुई हों। नीचे ट्री का एग्जाम्पल दिया गया है। ट्री जो होता है, आप ट्री सिर्फ उसी को कह सकते हैं जिसके बहुत टॉल, वेरी टॉल एंड हार्ड थिक स्टेम, जिसकी जो तने हैं वो बहुत ही लंबे लंबे हैं और बहुत मोटे हैं, है ना। तो ट्री का एग्जाम्पल है वेरी टॉल एंड हार्ड थिक स्टेम इज कॉल्ड ट्री, उसको ट्री कहा जाएगा। क्रीपर, अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो जिनकी जो स्टेम होती है बहुत वीक होती हैं और वो एकदम सीधे से खड़े नहीं हो पाते, झुक के थोड़े से होते हैं, तो उन्हें क्रीपर कहा जाता है। तो क्रीपर किसे कहते हैं, वीक स्टेम हो और कैन नॉट स्टैंड अपराइट।
ठीक है, उसे क्रीपर कहेंगे। क्लाइंबर किसे कहेंगे? क्लाइंबर दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप, जिसको ऊपर चढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। आगे जो है स्टेम के बारे में बताया गया कि पौधों के अलग अलग पार्ट के बारे में बताया गया। स्टेम कैसा होता है, लीफ कैसा होता है, रूट कैसा होता है। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में दी हुई है, लेकिन मैंने उन सभी इन्फॉर्मेशन को एक जगह क्लब आउट करके आपके सामने एक पेपर पे, है ना, समराइज किया है, कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटने ना पाए। तो इट इज़ वेरी बेस्ट कि आप लोग जो है आप इससे नोट्स बनाना शुरू कर दें। ओके, चलिए आगे हम लोग स्टेम के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए स्टेम जो है वो हेल्प करता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, स्टेम हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। वाटर एंड मिनरल गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट अटैच टू द स्टेम। स्टेम जो है वो डिफरेंट पेड़ के पार्ट तक जो है वाटर और मिनरल्स को पहुंचाने का काम करता है। जो भी कुछ वो जड़ों से लेता है उसे प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम स्टेम करता है। लीफ क्या होता है? लीफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पौधे का। द पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। तो मैं पेटियोल आपको समझा देती हूँ। इसके कहने का मतलब लीफ का वो हिस्सा जिसके द्वारा लीफ स्टेम से जुड़ी हुई है उसे पेटियोल कहते हैं। आप स्ट्रक्चर से इसे समझिए ऐसे। सपोज करिए ये एक लीफ है, लीफ में यहाँ पे एक ऐसे हरा सा एक पार्ट लगा होता है और ये स्टेम से ऐसे इस तरीके से कनेक्ट होता है। तो उसका ऐसा पार्ट जो उसको स्टेम से कनेक्ट करे उसे पेटियोल कहते हैं। ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि पेटियोल किसे कहते हैं, उसको पेटियोल कहा जाता है। ठीक है, आगे इसमें कहा गया है कि द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। ये जो पूरा पार्ट लीफ का आपको दिख रहा है ना, ये वाला पूरा पार्ट, ये पूरा ब्लैंक पार्ट, ये ग्रीन कलर का पत्ती का होता है, इसको लैमिना कहा जाता है। इट्स कॉल्ड लैमिना, इसे लैमिना कहा जाता है। ठीक है, और नीचे और इसके साथ साथ जो ये आपके सामने लीफ बनी हुई है, जो लीफ में ये पतली पतली लाइन गई हुई है उन्हें वेन्स कहते हैं। ये जो पतली पतली नस जैसी लाइन गई हुई है उन्हें हम वेन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लीफ का समझा दिया आपको। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। आगे इसमें बताया गया है कि द लाइन ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेन्स। उसे तो वेन्स कह दिया, लेकिन जो बीचों बीच वाली लाइन है उस पर जो दिया हुआ है वो लाइन जो है उसको हम जो है मिडरीब कहते हैं, लीफ। और जो डिज़ाइन बनाई गई है पत्तियों पे वेन्स के द्वारा उसको विनेशन कहा जाता है। आपने देखा होगा पत्ती थी ना, पत्ती के ऊपर जैसे सपोज करिए ये आपकी पत्ती थी, यहाँ पे ऐसे पत्ती थी और पत्ती पे इस तरीके से जो डिज़ाइन क्रिएट की गई है, बनाई गई है, उसको क्या कहा जा रहा है? उसको विनेशन कहा जा रहा है। ठीक है, विनेशन। इफ दिस डिज़ाइन इज नॉट लाइक ऑन बोथ साइड, सपोज करिए एक पत्ती आप लीजिए और उस पत्ती को सामने से देखिए और पीछे से देखिए, यदि वो डिज़ाइन दोनों तरफ सेम नहीं है, ठीक है, तो आप उसे रेटिकुलेट कहेंगे। इफ दिस, अब उसे हम रेटिकुलेट कहेंगे। अगर आपने कभी घास देखी होगी, ग्रास, ठीक है, तो आप देखे होंगे जो घास है वो ऑलरेडी बहुत पतली होती है, तो जो उनके वेन्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के सामने होते हैं, वो अदर लीफ की तरह नहीं होते हैं। तो घास की वेन्स को हम पैरेलल विनेशन कहते हैं। अगर दोनों तरफ सेम तरीके की वेन्स नहीं है तो उसे रेटिकुलेट कहते हैं, और अगर घास की वेन्स की बात करें तो उसे पैरेलल विनेशन कहते हैं। ये डिफिनीशन यहाँ पे दी हुई है, दोनों को आप नोट कर लीजिएगा। अगर रूट जो है, फॉर द रूट ऑफ द काइंड सोन इन द मेन रूट इज कॉल्ड द टैप रूट। आगे रूट के बारे में बताया गया है कि रूट, अगर आपको जो मेन रूट दिखती है ना उनको हम टैप रूट कहते हैं, और स्मॉलर रूट को जो है हम लेटरल रूट कहते हैं। अब ये मेन रूट क्या होता है, लेटरल रूट क्या होता है, इसे एक डायग्राम से आप समझिए। सपोज करिए आपने किसी पौधे के जड़ को, ऐसे किसी सूखे पेड़ के जड़ को उखाड़ा है, आप देखेंगे कि कुछ जड़ जो है उसमें इस तरीके से गई हुई हैं और उसमें से कुछ छोटी छोटी जड़ निकली हुई हैं, है ना, कुछ जड़ बड़ी बड़ी सी हैं और कुछ छोटी छोटी सी जड़ निकली हुई हैं। तो जो उसमें से आपके सामने ये मेन
जड़ दिख रही है ना, मेन रूट जो दिख रहा है, इसको टैप रूट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? टैप रूट कहा जाएगा, इसको टैप रूट कहेंगे। और जो ये छोटी छोटी स्मॉलर रूट दिख रही हैं, इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे लेटरल रूट, लेटरल रूट। ठीक है, चलिए। लेकिन आपके सामने यदि कोई ऐसा पौधा दिख रहा है जिसमें सभी रूट एक जैसी दिख रही हैं, सभी रूट एक जैसी दिख रही हैं, उन्हें फाइब्रस रूट कहेंगे। ठीक है, उन्हें फाइब्रस रूट कहते हैं। आगे फ्लावर के बारे में बताया गया है। तो फ्लावर में पेटल क्या होता है, फिलामेंट क्या होता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर है जिनको मैं एक डायग्राम से बताती हूँ, आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। जैसे सपोज करिए आपने अपने गार्डन से एक फ्लावर को तोड़ा। ठीक है, वैसे फ्लावर नहीं तोड़ते हैं, बट अगर सूख गया है तो आप कभी तोड़ के देखिएगा, या आपके पास नहीं है तो दूसरे से पूछ करके तोड़ लीजिएगा। अब आपने देखा होगा कि जो फ्लावर के बड़े बड़े पार्ट दिखते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव दिखते हैं और बहुत सुंदर सुंदर होते हैं। बड़े बड़े पार्ट जो ये दिख रहे हैं, इनको हम पेटल कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेटल कहते हैं। अगर ये एक है तो सिंगल पेटल फ्लावर कहते हैं, और अगर ये कई हैं तो इनको डबल पेटल फ्लावर कहते हैं। तो उन्हें हम पेटल्स कहते हैं। ठीक है, पार्ट विच इज ओवर द पेटल, और इस पेटल के ऊपर कुछ ऐसे डिजाइन वगैरह या कुछ पार्ट इसके ऊपर बना होता है, तो उसको सेपल कहते हैं। पेटल के ऊपर के पार्ट को सेपल कहते हैं। ठीक है, उसको पेटल कहते हैं, उसके ऊपर ही पार्ट को सेपल कहते हैं। इसमें से बीच में से एक इस तरीके से लंबा सा पार्ट निकला होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, उसको हम स्टेमेन बोलते हैं, उसको हम स्टेमेन बोलते हैं। ठीक है, जो ये लंबा सा पार्ट गया हुआ है उसको हम स्टेमेन बोलते हैं। अब उस स्टेमेन में से कुछ ऐसे पतले पतले पार्ट है जो निकले होते हैं इस तरीके से। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उस छोटे छोटे पार्ट को जो निकला होता है उसको हम लोग फिर आगे जो वो छोटा छोटा पार्ट उसमें से निकला होता है उसको एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। ठीक है, आगे इसमें बताया गया है कि ये जो फ्लावर है उसके यहाँ पे आप लास्ट में देखें, यहाँ पे एक पिस्टल बना होता है। क्या बना होता है? पिस्टल। पिस्टल जो है उसके अंदर ओवरी होता है। ये पिस्टल को इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर कहते हैं, इसको पिस्टल कहा जाता है, और पिस्टल को इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर कहा जाता है। ठीक है, ये इसके अंदर सम बीड लाइक स्ट्रक्चर बना होता है और उसको हम ओवरी कहते हैं, उसको हम ओवरी कहते हैं। और उस ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ठीक है, उस ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। कुछ आप इस पिक्चर को इस तरीके से अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, एक फ्लावर होता है, फ्लावर के ऊपर वाले पार्ट को हम पेटल कहते हैं, उसके अंदर के पार्ट को सेपल कहते हैं। यहाँ पे इनर मोस्ट पार्ट फ्लावर का नीचे बना होता है पिस्टल होता है, पिस्टल के अंदर बेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे ओवरी कहते हैं, और ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो कमेंट करके बताइए। देखिए, जो फ्लावर का डायग्राम मैंने आपको बताया उसको अच्छे से बना लीजिएगा, आप लोग उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। बुक में भी दिया हुआ है, क्योंकि अगर आप 6 क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको 7, 8, 9, 10 हर क्लास में आपको उसे पढ़ना पड़ेगा, और उससे सवाल भी आता है। पर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे सवाल जरूर बनता है, जैसे कि जो ऊपरी पार्ट है उसको पेटल किसे कहते हैं, सेपल किसे कहते हैं, ठीक है, पिस्टल किसे कहते हैं, तमाम सवाल बनते हैं। आगे हम बढ़ते बढ़ते चैप्टर 7 के बाद चैप्टर 8 पे आ गए, और चैप्टर 8 का नाम है बॉडी मूवमेंट। ठीक है, जो आपकी बॉडी है उसमें बहुत सारी मूवमेंट होते हैं। अभी आप अगर बैठे हुए हैं, लेक्चर को बैठे बैठे देख रहे हैं, तो आपकी बॉडी एक मूवमेंट में है, या लेट के देख रहे हैं, या अभी आप कुछ देर बाद चलने लगेंगे, तो ये सब बॉडी मूवमेंट होता है। तो ये जो बॉडी मूवमेंट होता है वो बहुत सारे जॉइंट्स में आपकी जो बॉडी है वो किस तरीके से जुड़ी हुई है, और डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट को क्या कहते हैं, और उन जॉइंट का क्या काम है, कैसे इस चैप्टर में इन सभी चीज़ों के बारे में दिया गया है। पहली बात, जब दो बोन आपस में जुड़ती हैं तो उन्हें हम जॉइंट कहते हैं। सिंपल, व्हेन टू बोन्स आर जॉइंट एट वन प्लेस इट्स कॉल्ड जॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहला जो जॉइंट यहाँ दिया है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है।
द बाउल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज जॉइंट। जो आपका आर्म है, जो आपकी बाजू है, जहाँ पे जुड़ा होता है, उसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। ये अलाउ करता है आपके आर्म को, आपके शोल्डर को हर दिशा में मूवमेंट करने के लिए। आपका हाथ अगर आप पीछे घुमाना चाहें पीछे घूम जाता है, ऊपर नीचे आप जिस दिशा में चाहे आप घुमाना उस दिशा में घूम जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो शोल्डर है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के द्वारा जुड़ा हुआ है। डिफिनीशन आपके सामने है, मैंने पढ़ भी दिया है, आप चाहें तो इसकी नोट या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जॉइंट है पाइवोटल जॉइंट। पाइवोटल जॉइंट इसे कहते हैं। पाइवोटल जॉइंट जो है जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइन द हेड। आपका जो नेक है, आपकी जो गर्दन है, जहाँ पे जाकर के सर के साथ जुड़ती है, जब आप जहाँ पे आपका नेक, आपका जो कंधा है वो आपके हेड, आपके सर के साथ जिस एरिया में जुड़ता है उसे पाइवोटल जॉइंट कहा जाता है। ड्यू टू दिस वी कैन बेंट आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इसी जॉइंट की वजह से, पाइवोटल जॉइंट की वजह से आप अपने जो आपका जो सर है उसको आगे और पीछे दोनों तरफ बेंट कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। इन अ पाइवोटल जॉइंट ए सिलेंड्रिकल बोन रोटेट इन अ रिंग। और इस पाइवोटल जॉइंट के अंदर होता क्या है कि एक सिलेंडर के शेप के आकार का बोन होता है, वो रिंग में एक फिक्स होता है, एक गोल नुमा हड्डी में फिक्स होता है, जिसकी वजह से जो आपकी गर्दन है वो आगे और पीछे की तरफ मूव कर पाती है। आगे हिंज जॉइंट दिया गया है। हिंज जॉइंट क्या होता है? दे अलाउ टू मूव बैक एंड फोर्थ। जैसे आप अपना एल्बो देख लें, कोहनी जो है आपकी हाथ की, आप देखेंगे कि आपकी जो कोहनी है वो आगे की तरफ भी घूम सकती है और पीछे की तरफ भी। तो ये जो है ये अलाउ, हिंज जॉइंट जो है वो अलाउ करता है ताकि आप बैक और फोर्थ, आगे पीछे अपने एल्बो को कर सके। फिक्स जॉइंट कुछ ऐसे जॉइंट होते हैं जो कभी मूव नहीं कर सकते हैं, बोन कैन नॉट मूव, ठीक है, तो ऐसे जॉइंट को हम लोग फिक्स जॉइंट कहते हैं। जब बच्चा एक पैदा होता है तो उस वक्त उसकी बॉडी में 305 बोन होती हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, उसकी बॉडी में 305 बोन होती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसकी बॉडी में 206 बोन हो जाती हैं। और एडल्टहुड आते आते ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है कुछ बोन जो है वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं। फ्यूज मतलब आपस में मिल जाती हैं, ठीक है। पहले छोटी छोटी बोन थी, वो आपस में मिल करके एक मोटी या बड़ी बोन बन गई हैं। इसकी वजह से जो पहले 305 बोन थी वो सिर्फ अब 206 बोन है। काफ़ी हड्डियां जो होती हैं वो कम हो जाती हैं। इस वजह से एक बच्चे की जो बॉडी होती है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है। और चूँकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो सारी बोन एक में फ्यूज हो जाती हैं। इसकी वजह से बहुत सारी बोन जो हैं वो कम होने की वजह से बड़े होने पे हमारी बॉडी उतनी जो है वो लचीली नहीं रह जाती है ना। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि पहले 305 थी, पहले 5 था और फिर बाद में 6 हो गया। पहले 5 था फिर बाद में 6 हो गया, 5 के बाद 6 आता है। पहले 305 था और फिर बाद में 206 आ गया। मैं धीरे धीरे इस तरीके से आपको ट्रिक भी बताते जाऊंगी जहां मुझे लगेगा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कौन से जॉइंट। आगे जो है वो बोन का वर्क दिया गया है कि बोन वास्तव में क्या करने के लिए हमारी बॉडी में होती हैं। तो देखिए बोन जो है ना वो हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क, ठीक है, हमारा बॉडी का ढांचा बनाने के लिए, हमारी बॉडी कैसी दिखती है उसका फ्रेमवर्क तैयार करने का काम करती हैं बोन्स, है ना। तो बोन्स आर ऑल्सो फॉर्म आवर फ्रेमवर्क, ठीक है, और ये हमारी बॉडी को शेप देती हैं। आपने देखा होगा कि इज योर रिस्ट इज फ्लेक्सिबल ड्यू टू इट्स यूज ऑफ कार्पलेस, ठीक है। आगे रिप्स के बारे में बताया गया है कि रिप्स क्या होती हैं। आपने देखा होगा कि जस्ट आपका जो सीना है, ठीक है, आपका जो फ्रंट पार्ट है, रिप्स वहाँ पे बनी होती हैं। अगर आप उसे बेंट करना चाहें, ठीक है, चेस्ट एरिया को, तो आप देखेंगे कि आसानी से वो बेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिप्स बनी हुई हैं। आप देखेंगे आपकी जो चेस्ट है उसकी एक तरफ 12 रिब और दूसरी तरफ 12 रिब होती हैं। इसका मतलब कि यदि कोई पूछे कि आपके पास कितनी रिब हैं तो आपके बॉडी में टोटल 24 रिब हैं, ठीक है। तो पूरा पढ़ लेते हैं। रिब आर क्यूरियसली बेंट, दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड बैक बोन। जो रिब्स होती हैं वो आपकी चेस्ट को आपके जो बैक बोन है उससे जोड़ती हैं। रिब का क्या काम होता है? वो आपके चेस्ट एरिया को आपके बैकबोन से, मतलब जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, उससे जोड़ने का काम करती हैं और एक बॉक्स नुमा आकार बनाती हैं। तो जब आपकी बैकबोन आपके
रिब्स के साथ जुड़ती है तो एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर बनता है जिसे रिब केज कहते हैं। क्या कहते हैं? रिब केज। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, उसको रिब केज कहा जाता है। ओके, एक तरफ आपके रिब में 12 रिब होते हैं, 12 पेयर रिब होती हैं, दूसरी तरफ 12 रिब होती हैं, तो टोटल 24 रिब आपके बॉडी के अंदर होती हैं। आगे बैकबोन के बारे में बताया गया है। बैकबोन जो है वो बहुत छोटे छोटे बोन से मिलकर के बना होता है। तो आवर बैकबोन मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन, और उन छोटी छोटी बोन को वर्टिब्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्टिब्री कहा जाता है। उन छोटी छोटी बोन को वर्टिब्री कहा जाता है। बैकबोन जो है उसमें 33 वर्टिब्री होती है। अब हमारी जो बैकबोन है वो 33 वर्टिब्री से मिलकर के बनी होती है। रिब केज ज्वाइन दीज बोन, और जो आपकी रिब केज है वो इन्हीं वर्टिब्री से आकर के जुड़ी होती है। जहाँ पे आपकी जो शोल्डर है वो जुड़ा होता है, वो दोनों बोन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो लिखा है कि 2 बोन आर प्रोमिनेंट वेयर शोल्डर आर दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन। तो जहाँ पे आपकी बोन दोनों शोल्डर जुड़े हुए हैं उन्हें शोल्डर बोन कहा जाता है। कार्टिलेज के बारे में आगे बताया गया है। कार्टिलेज इट इज़ नॉट ए हार्ड एज बोन विच कैन बी बेंट। कार्टिलेज आपकी बॉडी का ऐसा पार्ट होता है जो कि हार्ड तो होता है लेकिन इतना हार्ड नहीं होता है कि जैसे कि वो बोन की तरह हो। इट इज़ नॉट हार्ड एज बोन विच कैन बी बेंट। इट इज़ फाउंड इन ईयर एंड जॉइंट इन आवर बॉडी। लेकिन आप आसानी से उसे क्या कर सकते हैं? मोड़ सकते हैं। जैसे आप अपने कान को देखें तो आप कान को आसानी से मोड़ सकते हैं, लेकिन वो एक बोन से बना हुआ है, एक ऐसी बोन से जो कि बोन कितनी हार्ड तो नहीं है लेकिन बोन जैसा वर्क करती है। तो आपकी ईयर को शेप देने का काम कर रही है कार्टिलेज, लेकिन वो आसानी से बेंट हो जा रही है, मुड़ जा रही है, तो उसे कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज हमारी बॉडी में हमारे कान में पाई जाती है और बॉडी के अन्य बहुत सारे हिस्सों में पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कार्टिलेज पूछेगा कहाँ पाया जाता है तो कान में और इनर पार्ट ऑफ बॉडी। ओके, मसल्स के बारे में आगे बात की गई है कि मसल्स क्या होते हैं, उनका क्या काम है, कैसे। चलिए देखिए जो मसल्स हैं वो बल्ज होते हैं, मतलब मुड़ते हैं आपस में। जब वो काम करते हैं वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, घर्षण होता है, घिसाव होता है। इसकी वजह से जो मसल होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है। जो मसल्स हैं उनका क्या काम है? उनका काम है पुल द बोन। जैसे कि बोन का क्या काम था? आपकी बॉडी को फ्रेमवर्क देना, स्ट्रक्चर देना। वैसे ही मसल्स का क्या काम है? ये हड्डियों को एक तरीके से पुल करती हैं, मतलब धक्का देती हैं। और जब मसल्स से धक्का पाता है बोन तो वो एक्शन में आता है, काम करता है। मसल वर्क इन पेयर। जो मसल्स होती हैं वो हमेशा पेयर में काम करती हैं, कभी भी वन मसल काम नहीं करती। मसल्स हमेशा पेयर में काम करती हैं। क्या होता है ये इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपकी बॉडी में 2 मसल हैं। अब इसमें से जब ये एक मसल काम करेगी तो दूसरा आराम करेगी, और जब दूसरा काम करेगी तो पहला आराम करेगी। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट द बोन इज पुल्ड। तो एक उसमें से मसल काम करी और बोन को पुल किया। ठीक है, बोन को धक्का दिया इन दैट डायरेक्शन। द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्सेस। तो दूसरी मसल क्या करेगी? आराम करेगी। To move the bone in a opposite direction, the relaxed muscle contract to pull the bone towards its original position. तो अब जब दूसरी बोन को वापस से उसी जगह पे ले आना है तो जो रिलैक्स बोन थी अब वो काम करेगी। तो जब जो रिलैक्स बोन है वो काम कर रही है तो जो बोन इसके पहले काम कर रही थी अब वो रिलैक्स करेगी, है ना। Which contract to the pull the bone towards its original position. While the first relaxes, muscles can only pull. एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 तरीके की मूवमेंट होती है, पुल और पुश। लेकिन जो मसल्स होती हैं वो सिर्फ पुल का काम करती हैं, है ना, धक्का देने का काम करती हैं। इट कैन नॉट पुश, ये पुश नहीं कर सकती हैं। मसल्स कैन ओनली पुल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन। 2 मसल्स को एक साथ काम करना पड़ता है जब वो बोन को वर्क कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, 2 चीज़ें याद रखिएगा कि मसल्स ओनली कैन पुल, और दूसरी बात कि मसल्स ऑलवेज वर्क इन पेयर। ठीक है, आगे एक हेडिंग आपकी बुक में दी है गेट ऑफ एनिमल। पहले आप इस टॉपिक को समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इस हेडिंग का नाम गेट ऑफ एनिमल क्यों है।
इसमें एक कई जानवरों के बारे में बताया गया है। उसमें सबसे पहले अर्थवर्म के बारे में बताया गया है। जो अर्थवर्म होती है उसके पास कोई भी बोन नहीं होती है। अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन। अर्थवर्म के पास कोई भी बोन नहीं होती है। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टेन द बॉडी। उनके पास सिर्फ मसल होती है जो उनको हेल्प करती है कि वो अपनी बॉडी को एक्सटेंड कर सकें, बढ़ा सकें और अपनी बॉडी को छोटा कर सकें। इट्स बॉडी सिक्रीट स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। और जब वो चलते हैं तो उनके साथ साथ उनकी जो बॉडी है वो कुछ एक चिपचिपा जैसा पदार्थ निकालती है जिससे उनकी बॉडी अच्छे से मूवमेंट कर सके। अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिस्टल्स। जो उनकी बॉडी है उनके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, ब्रिस्टल होते हैं। और ब्रिस्टल क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और उनकी जो वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जैसे आप ब्रिस्टल कहते हैं, उस ब्रिस्टल की वजह से उनकी बॉडी एक अच्छा ग्रिप बना पाती है ताकि वो फिसले ना और अच्छे से मूवमेंट कर सके। जैसे हमें मूवमेंट करना है तो हम मूवमेंट कैसे कर पाते हैं? हमारी मसल्स हमारे बोन को धक्का देती हैं और इस तरीके से हम मूवमेंट कर पाते हैं। लेकिन इनके पास तो बोन है ही नहीं, तो ये ब्रिस्टल्स की मदद से और जो स्लिमी सा सब्सटेंस इनकी बॉडी सिक्रीट कर रही है उनकी हेल्प से इनका मूवमेंट होता है। आगे स्नेल के बारे में दिया गया है। स्नेल आपने देखा होगा। स्नेल के ऊपर एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। स्नेल होती है, उसको आप ध्यान से देखेंगे तो उसकी पीठ के ऊपर कुछ सा एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो राउंडेड स्ट्रक्चर टू इट्स बैक सेल नॉट मेड ऑफ बोन। वो बोन से मिलकर के बना नहीं होता। वो जो राउंडेड स्ट्रक्चर है वो बोन से नहीं मिलकर के बना होता है। सेल इज सिंगल यूनिट डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो वो जो है वो सेल जो होता है उसकी बॉडी के ऊपर बना हुआ है वो उनको हेल्प नहीं करता है कि वो मूवमेंट कर सके। कॉकरोच के बारे में बताया गया है। कॉकरोच जो होते हैं उनके पास 3 पेयर लेग होता है। आपके पास कितने पेयर लेग हैं? कमेंट करके बताइए। वैसे मेरे पास तो सिर्फ एक ही पेयर लेग है। तो कॉकरोच के पास जो है वो 3 पेयर लेग होते हैं। ठीक है, आगे बर्ड के बारे में बताया गया है कि देखिए जो बर्ड होती है ना उनकी जो बोन है वो बहुत ही हॉलो होती है। हॉलो मतलब जैसे आपकी जो हड्डी है वो अंदर से भरी होती है, ठीक है, पूरी मजबूत होती है। लेकिन जो बर्ड हैं उनकी जो बोन है वो हॉलो होते हैं, मतलब बिल्कुल अंदर से खोखली जिसे आप कह सकते हैं। और बहुत ही लाइट वेट होता है उनका, बहुत ही हल्का वेट होता है। बोन ऑफ द बर्ड लिम्ब आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। ठीक है, तो उनकी जो बोन है वो इतनी हल्की होती हैं कि वो उसकी वजह से लंबी लंबी उड़ानें भर सकती हैं। बोनी पार्ट ऑफ 4 लिम्स मॉडिफाइड एज विंग। और जो आगे का बोन होता है उसको विंग के रूप में बना होता है। जो उनकी विंग दिखती है ना वो एक्चुअली बोन से ही मिल करके बनी होती है। तो उनका जो 4 लिम्ब है, ठीक है, वो बोन का जो 4 लिम्ब है वो एज अ विंग के रूप में मॉडिफाई है और उसकी हेल्प से वो उड़ पाते हैं। अच्छा, बर्ड की बात हो रही है तो मुझे एक सवाल याद आ रहा है। मुझे कमेंट करके बताइएगा इस सवाल का जवाब कि यदि एक चिड़िया जो है वो बिजली के तार पे बैठती है तो उसे बिजली क्यों नहीं लगती है? बिजली का झटका उसे क्यों नहीं लगता? इफ बर्ड सेट ऑन द on a wire, electric wire, why it not get electrocuted? ओके, फिश। आगे फिश के बारे में पढ़ते हैं। फिश जो है, फिश बॉडी टाइप कॉल्ड स्ट्रीमलाइंड। फिश की तरह की या जो भी प्राणी जो फिश की तरह दिखते हैं उस बॉडी टाइप को क्या कहा जाता है? स्ट्रीमलाइंड। जो उनकी बॉडी है वो स्ट्रीमलाइंड होती है। ठीक है, दे हैव फिक्स लाइक फ्लिपर्स ऑन देयर फीट। ठीक है, उनकी जो फीट होता है, उनका जो पैर होता है उस पर फ्लिपर जब आप कभी स्विमिंग पूल वगैरह में तैरने जाते हैं तो आपके पैरों में फ्लिपर्स एक तरीके से स्लीपर टाइप का होता है, बस वो लंबे लंबे होते हैं ताकि आप आराम से तैर सकें। तो वो फ्लिपर्स की हेल्प से मूवमेंट कर पाती है और उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, धारीदार होती है। ओके, स्नेक के बारे में बताया गया है। स्नेक जो होता है उसका जो बैकबोन होता है बहुत लंबा होता है। ठीक है, उनकी जो मसल होती है वो बहुत पतली होती है, थिन मसल होती है। बॉडी कर्व इनटू मेनी लूप्स। उनकी जो बॉडी है वो बहुत सारे लूप में जो है वो बट सकती है, टूट सकती है। ठीक है, लूप्स प्रेसिंग अगेंस्ट ग्राउंड। और जो लूप होता है वो उनको ग्राउंड की तरफ धक्का देता है या दबाता है।
अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इसकी हेडिंग का नाम क्या है, गेट ऑफ एनिमल। तो ये जो हेडिंग है उसका नाम गेट ऑफ एनिमल, तो समझ में आया जानवर। गेट ऑफ एनिमल क्यों है? देखिए ये गेट ऑफ एनिमल इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि बायोलॉजी के जो फादर है उन्हें क्या कहते हैं, एरिस्टोटल, अरस्तु। तो बायोलॉजी के जो फादर हैं अरिस्टोटल, उनकी एक बुक है, उस बुक का नाम है गेट ऑफ एनिमल, इसलिए इस हेडिंग का नाम भी है गेट ऑफ एनिमल। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे हम लोग चैप्टर 9 को पढ़ेंगे, और जैसा कि चैप्टर 9 का नाम है द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक एंड हैबिटाट। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है और उनका हैबिटाट कैसा है। तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि बूझो और पहेली कहीं घूमने गए हैं, तो बहुत सारी जगहों पे वो जाते हैं। उसमें एक जगह का ऑप्शन मुझे बहुत मतलब एक इंफॉर्मेटिव लगा कि वो लोग पूरी उड़ीसा घूमने गए थे। उड़ीसा के तटों पे उन्हें यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आई थिंक आई एम नॉट राइट प्रोनाउंसिंग इट, कसूरियाना, ठीक है, ट्रीज वहाँ पे उनको उगी हुई दिखी, कसूरियाना जो भी है, तो याद कर लीजिएगा, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले लोग। ये ट्रीज आपको पुरी के बीच पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग वेयर दे लीव, है ना। तो ऑर्गेनिज्म जिस सराउंडिंग में रहते हैं उन्हें उनका हैबिटाट कहते हैं। आगे आप बहुत सारी डिफिनीशन देखने वाले हैं कि ऐसे प्लांट, ऐसे एनिमल जो कि सी में रहते हैं, ठीक है, उन्हें सलाइन वाटर हैबिटाट का कहा जाता है, ठीक है। वो सांस लेने के लिए जो पानी में ऑक्सीजन घुली होती है उसका उपयोग करते हैं, जो ऑक्सीजन पानी में घुला होता है उसका उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि जो डेजर्ट होती है, ठीक है, जो रेगिस्तान होता है, वो बहुत ही ज़्यादा दिन के समय में गर्म होता है, दिन के समय में बहुत ज़्यादा तापमान वहाँ ज़्यादा होता है, और रात के समय उतना ही वहाँ पे ठंडा हो जाता है। यहाँ पे डेजर्ट के एक जानवर जैसे कि आप क्या कहते हैं, कैमल, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है कि जो कैमल होता है उसके जो लेग होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, लेग इज़ लॉन्ग, कैमल लेग इज़ लॉन्ग। ऐसा क्यों होता है? ताकि जो उनकी बॉडी है वो डायरेक्टली हीट के संपर्क में ना आ सके, जो सारा हीट है वो उनके पैर तक ही रहे, उनके अपर बॉडी तक सारी हीट ना जाए, ठीक है। इसकी वजह से जो ऊँट होते हैं उनके पैर बहुत लंबे लंबे होते हैं, और दूसरी वजह भी है कि उनको खाना बहुत ऊपर मिलता है, इस वजह से भी उनके पैर बहुत लंबे होते हैं। आगे दिया गया है कि ये जो उनका जो गोबर होता है, जो डंग होता है, जो एक्सक्रीटा ये क्रिएट करते हैं, वो बहुत ही क्या है, बहुत ही ड्राई है, ठीक है। देयर डंग इज़ वेरी ड्राई, दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, और बहुत ही कम यूरिन वो एक्सक्रीट करते हैं, और उनको बिल्कुल भी पसीना नहीं होता है। दे डू नॉट स्वेट। थोड़ी सी गर्मी होती है, हमें पसीना हो जाता है ना, और पसीना होने के बाद हमें बहुत तेज़ से प्यास लगती है। तो अगर सपोज करिए आपको पसीना ना हो तो आपको प्यास कम लगेगी। तो ये जो ऊँट होता है उसे भी बहुत कम प्यास लगती है, क्योंकि वो कभी स्वेट ही नहीं करता है ना, कभी उसे पसीना ही नहीं होता है, ठीक है। तो आगे इसमें दिया गया है कि गिल जो होती है वो मछलियों के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। गिल प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, और उसी गिल की मदद से जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है पानी में वो उसको ले पाती हैं, अवशोषण उसका कर पाती हैं, और उस तरीके से वो सांस लेती हैं। जहाँ ऐसा प्लेस जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है, उस प्लेस को उनका हैबिटाट कहा जाता है। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन हैबिट्स which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation। आगे adaptation की definition यदि पूछेगी तो बता दीजिएगा कि presence of specific feature, कि कुछ feature हमारे अंदर ऐसे होते हैं, और certain habit, कुछ आदतें हमारे अंदर ऐसी होती हैं जिनकी वजह से वो जो ऑर्गेनिज्म है, वो जो प्राणी है, वो उस इन्वायरमेंट में नेचुरली रह पाता है। तो उसी को एडाप्टेशन कहते हैं, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? उसको हम एडाप्टेशन कहते हैं। ऐसा प्लेस जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसे हैबिटाट कहते हैं। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटाट। प्लांट एंड एनिमल लिव इन अ लैंड,
ठीक है। प्लांट और एनिमल, ऐसे प्लांट और एनिमल जो ज़मीन पे रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल हैबिटाट का कहा जाता है, उन्हें टेरेस्ट्रियल हैबिटाट कहते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटाट का एग्जांपल जैसे फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, कोस्टल और माउंटेन रीजन है। हैबिटाट लिव इन वाटर इन इज कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल हैबिटाट। ऐसे प्राणी जो कि पानी में रहते हैं, है ना, ऐसे प्राणी जो पानी में रहते हैं उनको क्या कहते हैं, उन्हें एक्वेटिक हैबिटाट कहा जाता है। उसके एग्जाम्पल क्या है, लेक है, रिवर है, ओशन है। और द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट एंड एनिमल लिव इन अ हैबिटाट आर कॉल्ड इट्स बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है। और सपोज करिए जिस एरिया में आप रह रहे हैं वो आपका हैबिटाट है, ठीक है। अब उस हैबिटाट में कुछ लिविंग मतलब कुछ बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, कुछ नॉन लिविंग मतलब एबॉयटिक कंपोनेंट होते हैं। तो किसी भी इन्वायरमेंट का अगर बायोटिक कंपोनेंट पूछा जाएगा तो उस एरिया में रह रहे हैं प्लांट और एनिमल, ठीक है। प्लांट और एनिमल को हम क्या बोलते हैं, उस एरिया में रह रहे प्लांट और एनिमल को हम लोग बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। आगे हम लोग एबॉयटिक कंपोनेंट देखेंगे। तो द नॉन लिविंग थिंग जैसे कि रॉक, सॉयल, एयर, वाटर, ये सब एबॉयटिक कंपोनेंट मिलकर के बनाते हैं। इन सभी को एबॉयटिक कंपोनेंट कहा जाता है। टू ओवरकम स्मॉल प्रॉब्लम ड्यू टू चेंज इन द सराउंडिंग आर कॉल्ड एक्लीमाइटाइजेशन। ठीक है। जैसे कि आप टेरेस्ट्रियल एरिया में रहते हैं, ज़मीनी एरिया में रहते हैं, तो आप पहाड़ों पे चले जाएं तो आपको थोड़ा समय लगेगा उस एटमॉस्फेयर में रहने में, ठीक है। तो उसको एक्लीमाइटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। दीज चेंजेस आर डिफरेंट फ्रॉम एडाप्टेशन। एक्लीमाइटाइजेशन जो है वो शॉर्ट टाइम में आपकी बॉडी अडॉप्ट कर लेती है, लेकिन एक्लीमाइटाइजेशन जो है वो एडाप्टेशन से बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। जो ये चेंज है वो बहुत ही डिफरेंट है। किससे डिफरेंट है, ये डिफरेंट है एडाप्टेशन से। एक्लीमाइटाइजेशन एडाप्टेशन से बहुत डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि जो एडाप्टेशन है उसमें 1000 ऑफ ईयर का टाइम लगता है। एडाप्टेशन जो है वो एक लंबा प्रोसेस है और एक्लीमाइटाइजेशन बहुत ही शॉर्ट टाइम में होता है, ठीक है। एडाप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम। एडाप्टेशन कम समय में नहीं होता है बिकॉज द एबायोटिक फैक्टर ऑफ ए रीजन ऑल्सो चेंज वेरी स्लोली। जैसे कि आप अडाप्टेशन के लिए अगर आपको है तो मिट्टी जो है वो रातों रात तो बदल नहीं जाएगी, हवा, पानी, ये सब चेंज होने में भी बहुत सारा वक्त लगता है। इसीलिए जो अडाप्टेशन है वो लंबा प्रोसेस है और एक्लीमाइटाइजेशन एक बहुत ही छोटा प्रोसेस है, कम दिनों में होने वाला प्रोसेस है। ओके। दूज एनिमल, ऐसे एनिमल जो कि उस एनवायरनमेंट में अपने आप को बदल लेते हैं, वो वहाँ पे रह पाते हैं, और जो नहीं बदल पाते हैं वो क्या होते हैं, चेंजेस, दे डाई एंड ओनली अडॉप्टेड वन सर्वाइव। ऐसे एनिमल जो अडॉप्ट नहीं कर पाते वो मर जाते हैं, चेंज, दे डाई, एंड ओनली जो अडॉप्ट कर लेते हैं सिर्फ वही और वही सर्वाइव कर पाते। आगे हम लोग डेजर्ट हैबिटाट को देखते हैं। तो इसमें रैट और स्नैक भी पाए जाते हैं, और जो रैट और स्नैक होते हैं इनके तो लंबे पैर नहीं होते हैं, फिर ये कैसे डेजर्ट में रह पाते हैं, ये बोरो मतलब जो बिल होता है, आपने देखा होगा उस तरीके के छोटे छोटे बिल, लंबे लंबे बहुत गहरे, ठीक है, बिल बना करके बहुत डीप इन सैंड बना करके रहते हैं। और ये तभी निकलते हैं जब मौसम ठंडा हो जाता है, जैसे रात के समय में। दिन भर उस बिल में रहते हैं, उस बोरो में रहते हैं, और फिर रात में निकलते हैं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन कैक्टस इज इट्स स्टेम। आपने कैक्टस के पेड़ देखे होंगे तो उसमें जो पत्ती जैसा आकार नज़र आता है वो एक्चुअली उनकी पत्तियां नहीं होती, वो उनके स्टेम होते हैं। तो जो कैक्टस होता है वो फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टेम के द्वारा करता है। कैक्टस इज इट्स स्टेम। फोटोसिंथेसिस इन दिस प्लांट इज यूजुअली कैरीड आउट बाय स्टेम। और इसमें जो फोटोसिंथेसिस होता है वो स्टेम के द्वारा होता है। स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विथ थिक वैक्सी लेयर। जो स्टेम होती है वो वैक्सी मतलब उसके ऊपर एक तरीके से मोम जैसा कुछ कवर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कम से कम जो है वो इवापोरेशन हो सके और कम से कम वाटर लॉस हो सके। तो इस तरीके से कैक्टस के बारे में बताया गया है। आगे माउंटेन रीजन के बारे में बताया गया है। जो माउंटेन रीजन के हैबिटाट है वो बहुत कोल्ड है, क्योंकि माउंटेन पे आपको पता है ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बहुत विंडी है, बहुत ठंड है और बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। और उनकी जो चमड़ी होती है वहाँ पे रहने वाले जानवरों की वो बहुत मोटी होती है
और उनके ऊपर फर मतलब लंबे लंबे बाल होते हैं जो कि उन्हें ठंड से बचाने का काम करते हैं। ग्रासलैंड में जो जानवर पाए जाते हैं उसमें प्रे और प्रीडेटर का एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे कि शेर जो है वो एक प्रीडेटर है और उसका प्रे क्या है, हिरन। तो इसके एग्जाम्पल दिया गया है। आगे ओशन के बारे में बताया गया है। ओशन में जो भी जानवर रहते हैं मोस्टली उनकी बॉडी जो है वो स्ट्रीम लाइंड होती है। स्ट्रीम लाइन मतलब धारीधार, उनकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर कुछ स्ट्रीम लाइन जैसा स्ट्रक्चर होता है और उनके पास गिल होता है। गिल उनके गले के पास जो है फेफड़े के रूप में काम करता है, जिससे वो पानी में जो ऑक्सीजन घुली होती है उसकी मदद से सांस लेने का काम करते हैं। ठीक है, वो मछली से लेकर के बहुत सारे और जलीय जानवर में पाए जाते हैं। ओके, लेकिन बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं पानी में जिनके पास जो है वो गिल नहीं होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनके बॉडी के ऊपर नॉस्ट्रिल मतलब नाक जैसा शेप बना होता है और उन्हें जब भी सांस लेने की आवश्यकता होती है तो वो पानी के सरफेस पे आ जाते हैं, है ना, जैसे व्हेल वगैरह आपने देखा होगा। और सरफेस पे आकर के और वो बहुत सारा ऑक्सीजन कलेक्ट कर करके फिर पानी के अंदर चले जाते हैं और लंबे समय तक सांस लेते हैं और फिर जब उन्हें सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है फिर वो पानी के ऊपर चले आते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, दे ब्रीथ इन अ एयर थ्रू नॉस्ट्रिल और ब्लो होल्स। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले ली या नोट बना ले। ओके, आगे पॉन्ड एंड लेक में भी बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो कि पाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लांट और एनिमल होते हैं पॉन्ड में और लेक में, जिनकी जो एनिमल और प्लांट है वो कुछ ऐसे होते हैं जो कि पानी के सरफेस पे रहते हैं, जैसे मछली है, कमल का पौधा है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल होते हैं और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि पूरी तरीके से पानी के अंदर होते हैं। ठीक है, तो जो पानी के अंदर होते हैं उनका वो जो पेड़ होते हैं उनके जो लीफ वगैरह होती है वो लीफ जो होती हैं वो फटी फटी सी होती हैं, है ना। जो उनकी पत्तियां हैं वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होती हैं ताकि जो पानी है वो आसानी से फ्लो हो सके और उनकी जो पत्ती है वो डिस्टर्ब ना हो सके। ओके, आगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया गया है कि ऐसे कौन से 7 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो यदि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो तो आप उन्हें ऑर्गेनिज्म कहेंगे। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है वो ये है कि दे नीड फूड, उन्हें खाने की आवश्यकता होती है। यदि एक ऑर्गेनिज्म है तो उसे किसी न किसी तरीके की खाने की आवश्यकता होगी। ठीक है, या तो वो हर्बीवोर होगा, ओमनीवोर होगा, कार्निवोर होगा, लेकिन उसे कुछ ना कुछ खाने की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी बात, उसमें ग्रोथ जरूर दिखेगी, वो जैसा पैदा हुआ था वैसा ही नहीं रहेगा। ऑर्गेनिज्म सो ग्रोथ, उस पर कुछ ना कुछ ग्रोथ देखने को जरूर मिलेगी। तीसरा ये है कि ऑल ऑर्गेनिज्म डू रेस्पिरेशन, वो श्वसन कर रहा होगा, सांस ले रहा होगा, है ना। ऑल ऑर्गेनिज्म डू रेस्पिरेशन। चौथा है ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। स्टिमुली मतलब जो आप रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, ठंडी गर्मी दुख सुख पे जो भी आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है उसे स्टिमुली कहते हैं। ओके, तो ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। पांचवा क्या है, ऑल ऑर्गेनिज्म डू एक्सक्रीशन। हर ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बॉडी जो है कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालेगी तो उसे एक्सक्रीशन कहते हैं। छठा, ऑल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन काइंड, मतलब हर ऑर्गेनिज्म में चाहे वो प्लांट हो एनिमल हो वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को जरूर करता है। ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। ठीक है, अपना जैसा एक जो संतान है, एक जो अपनी रिप्रोडक्शन के थ्रू एक बेबी जो है वो क्रिएट जरूर करेगा, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, यदि वो एक ऑर्गेनिज्म है तो। सातवां क्या है, ऑल ऑर्गेनिज्म मूव, सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मूव करते हैं, उनमें मूवमेंट जरूर होता है। ओके, तो ये रहा इंड आपके 9 चैप्टर का। आगे हम 10 चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। आगे आपके पास 10 चैप्टर है, जैसा कि चैप्टर का नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, कि यदि कोई डिस्टेंस आपके सामने दी गई हुई है, ठीक है, तो उसको आप कैसे मेजर करेंगे, मोशन क्या होता है, ये इस चैप्टर में दिया गया है। देखिए 1900 से पहले, अर्ली 1900 से पहले जो एरोप्लेन है उसकी डिस्कवरी हो चुकी थी। ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रेन, मोनोरेल्स, सुपरसोनिक एरोप्लेन और स्पेसक्राफ्ट, इन सभी की डिस्कवरी 20वीं सेंचुरी में हुई। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी, कि कंपैरिजन है एक अननोन क्वांटिटी का एक नोन क्वांटिटी के साथ। जैसे कि आपको
ये पेंसिल है, इसका एक सिरा आपको पता है लेकिन आपको दूसरा सिरा नहीं पता है कितना दूर है, तो ये नोन क्वांटिटी हो गई, वो अननोन क्वांटिटी हो गई। तो नोन क्वांटिटी का अननोन क्वांटिटी से कंपेरिजन करना ही मेजरमेंट कहलाता है। तो मेजरमेंट जो होता है वो एक फिक्स यूनिट के साथ पढ़ा जाता है। तो मेजरमेंट के दो हिस्से होते हैं, एक तो नंबर होता है, दूसरा यूनिट होता है। सपोज करिए कि ये पेंसिल जो है वो 1 सेंटीमीटर की है, तो एक जो है वो क्या है, नंबर है, और सेंटीमीटर क्या है, यूनिट है। जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट बाद में साइंटिस्ट के द्वारा लाया गया। सबसे पहले यार्ड का यूज जो था वो कपड़ा नापने में किया जाता था। यार्ड का जो यूज था वो कपड़ा नापने में किया जाता था। ठीक है, 1790 आते आते फ्रेंच जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने एक स्टैंडर्ड क्रिएट किया नापने के लिए, उसे यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहा गया। ओके, तो उसे मेट्रिक सिस्टम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट को मेट्रिक सिस्टम कहा जाता था, जो कि 1790 में फ्रेंच साइंटिस्ट के द्वारा लाया गया। लेकिन बाद में पूरी दुनिया में एक ही तरीके का मेजरमेंट सिस्टम हो, इसके लिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे SI यूनिट कहते हैं, और आपको पता है कि 7 SI यूनिट होती है, उसे हमने अपने चैनल पे पहले ही आप लोगों को पढ़ाया है। सबसे पहला लेक्चर शायद मेरा है, तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। टाइप ऑफ मोशन, जैसा कि चैप्टर में भी था कि हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, तो कौन कौन से मोशन होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, मोशन 2 तरीके का होता है, या तो वो रेक्टिलिनियर मोशन होगा या तो पीरियाडिक मोशन होगा। अगर जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन पे मूवमेंट करता है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन पे मूवमेंट कर रहा है, तो वो रेक्टिलिनियर मूवमेंट है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो जब रिपीट करता है अपने मोशन को, ठीक है, जैसे कि जो घड़ी है वो 12 से चली थी और फिर वापस 12 पे आ जाएगी, ठीक है, तो जब जो ऑब्जेक्ट है वो अपने मोशन को रिपीट करता है बार बार, तो उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो ये आपका हो गया कंप्लीट, चैप्टर 6 से लेकर के चैप्टर 10 तक आपका आज का लेक्चर ख़त्म। ये रहा चैप्टर 6 आपका और ये रहा चैप्टर 10 आपका। तो इस तरीके से जो आपकी क्लास थी आज की वो ख़त्म हो गई। आई होप आपको ये जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो मेरे प्रिय स्टूडेंट प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपनी पढ़ाई को मन लगा करके करते रहिए। तो अब दीजिए ब्राह्मी विद्यापीठ को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इसी पढ़ाई के संदर्भ में। खूब ढेर सारी हम पढ़ाई मिलकर के साथ में करेंगे, और अगली वीडियो में हमारे साथ रहना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। तो तब तक रखिए अपना ढेर सारा ध्यान। धन्यवाद, नमस्कार।